वहाँ का मूल निवासी होना जरूरी होता है कुछ पोस्टों के लिए, है कि नहीं है। अपन पोस्ट को छोड़ दिया जाए तो अन्य सरकारी नौकरियों में क्या है, उत्तराखंड के लोग ही वहाँ का मूल निवासी आपको होना चाहिए। हाँ, तो इस तरह से क्या है, इस पर विवाद क्यों उत्पन्न हो रहा है आर्टिकल 16 को लेकर। क्या कहा गया, सबके लिए अवसर समान होंगे, ठीक है ना। लेकिन अक्सर देखा क्या जाता है कि जैसे मान लीजिए फॉर्म भरा गया तो क्या हुआ, यूपी के लोग ज़्यादा सेलेक्ट हो गए या बिहार के लोग ज़्यादा सेलेक्ट हो गए, तो उसका क्या है, स्थानीय लोग विरोध करते हैं। तो इसी आधार पर अमेंडमेंट लाया गया था। फिर क्या किया गया कि मतलब जो अपॉइंटमेंट उसमें क्या होगा, मतलब निवास का क्या होगा, कर सकती है राज्य सरकार अपने निवासियों को प्राथमिकता देने के लिए प्रावधान कर सकती है, ठीक है ना। दूसरी चीज़, अफगानिस्तान का मुद्दा देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है बताइए, बताइए अफगानिस्तान का मुद्दा क्यों इम्पोर्टेंट है। हाँ बिल्कुल सही है। कैसे जाएंगे हम मध्य एशिया, ऐसे तो जाएंगे नहीं ना, इसी तरह जाएंगे ना, यही रास्ता ना, अफगानिस्तान को प्रवेश द्वार एंट्री कहा जाता है ना। दूसरी बात देखिए, पाकिस्तान का ही तो है, पाकिस्तान भी तो है। तो अब देखिए अफगानिस्तान तालिबान का भी क्या है, तालिबान का क्या है, अफगानिस्तान में पकड़ जाता है ना, तो ये क्या है, पाकिस्तान क्या करता है, उनको कहीं ना कहीं सपोर्ट करता है। इसी वजह से यूएस सेना होने के बावजूद भी क्या है, वहाँ पर आतंकवादी घटनाएं कम नहीं हो रही हैं। तो अभी क्या था, अभी ट्रम्प की गवर्नमेंट थी, अब कौन है, बाइडेन आया ना। तो अभी क्या एक डील हुई है, अभी ये डील हुई है कि तुर्की में यूएन ने कहा है कि तुर्की में, और इस समय राष्ट्रपति कौन है अफगानिस्तान के, अशरफ गनी है ना। तो ये कहा गया यूएन के माध्यम से कि यहाँ पहुँचिए आप लोग, और जितने भी भारत है, चाइना है, ठीक है ना, ये सब क्या करेंगे, जितने पड़ोस में देश हैं, यहाँ एक पीस प्रोसेस आगे बढ़ाएंगे। कहाँ पे, तुर्की में मिलेंगे और पीस प्रोसेस को आगे बढ़ाएंगे। भारत की तरफ से कौन जाएगा, फॉरेन मिनिस्टर कौन है, जयशंकर ना, हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे अफगानिस्तान में कैसे डेमोक्रेसी लाई जाए, ठीक है ना, और तालिबान को क्या है, एकदम से तो हटाया नहीं जा सकता। तो ये कहा जा रहा है कि जो अफगानिस्तान का शासन है वहाँ पर इनको भी सम्मिलित किया जाए, तालिबान को भी। लेकिन ये कहा जा रहा है कि पहले आप क्या है, पहले आप हथियार जो है उसको छोड़ें, तभी आपको शांत प्रक्रिया में भाग लेने का अवसर दिया जाएगा। तो अभी तुर्की में वार्ता होगी, ठीक है ना। अच्छा बताइए, भारत की क्या हित जुड़े हुए अफगानिस्तान से। देखिए सबसे बड़ा हित तो यही है कि वहाँ की संसद का निर्माण, कई सड़कों का निर्माण, ठीक क्या कर रहा है, भारत कर रहा है। तो अगर तालिबान का शासन होगा तो क्या होगा, अगर तालिबान का शासन हो गया तो भारत के सारे प्रोजेक्ट क्या है, भारत का असर पड़ेगा ना भाई। अगर प्रोजेक्ट नष्ट हो जाएगा, कहीं आपने बनाया कोई मकान और आतंकवादियों ने ढहा दिया, उससे क्या होगा, आपकी पूंजी लगी ना, तो हमें आर्थिक नुकसान होगा ना। फिर हमारी एंट्री कैसे होगी, मध्य एशिया में कैसे जाएंगे, नहीं जा पाएंगे ना। अगर अफगानिस्तान में तालिबान का शासन होगा तो हमें क्या होगा, हमारे व्यापारिक हितों पर प्रभाव पड़ेगा, हमारे सामरिक हितों पर प्रभाव पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। रिलेशन हमारे कैसे होंगे, तालिबान आ जाएगा तो हमें यहाँ जाने ही नहीं देगा, क्लियर। और पाकिस्तान से ऑलरेडी हमारा अच्छे संबंध नहीं है इस समय, है कि नहीं है। सर्जिकल स्ट्राइक हुई, एयर स्ट्राइक हुई, तो हमारे संबंध अच्छे नहीं है पाकिस्तान के साथ। अपने हवाई रूट का भी इस्तेमाल नहीं करने देता, कभी कभी होता है कि नहीं होता है। मोदी जी को बहुत घूम के जाना पड़ा, पाकिस्तान से नहीं जाने दिया पाकिस्तान गवर्नमेंट ने। तो ये क्या है, भारत के हित जुड़े हुए ना। और फिर अगर तालिबान का शासन हो गया और पाकिस्तान में भी आतंकवादी संगठन, तो भारत में क्या होगा, कश्मीर में क्या होगा, अस्थिरता है कि नहीं आएगी, आएगी ना। तो भारत क्या चाहता है बताइए, भारत चाहता है कि तालिबान को जो है, जब तक हथियार न छोड़े वो, जब तक वो अपना समर्पण ना करे, तब तक उसे शांति प्रक्रिया में सम्मिलित न किया। क्लियर। तो क्या है ना कि जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हो, जो पेपर्स में आए हों, उसे जरूर डिस्कस कर लिया कीजिए। अब मैं 5-10 मिनट डेली आप लोगों से डिस्कस किया करूँगा, उसके बाद अपने टॉपिक को स्टार्ट करूँगा, ठीक है ना। इलेक्टोरल बॉन्ड क्या है, कोई बताएगा। बताइए। ICML की गाइडलाइंस को फॉलो करने के लिए इलेक्शन कमीशन ने ये
किया इसको जारी करने के लिए, या फिर शायद मिनिमम 10,000 से अबव के ये पॉलिटिकल फंडिंग्स को ये बॉन्ड इशू किया जाता है। इसमें कोई भी आदमी अपना केवाईसी डॉक्यूमेंट स्टेट बैंक के कुछ डेजिग्नेटेड ब्रांचेस से उसको परचेज करके किसी भी अपनी मतलब पसंद की पार्टी को वो जाके दे सकता है, जिसको उसको 15 दिन के अंदर अगर वो चाहे तो। देखिए एक ही लोग बता रहे हैं, बाकी लोग लग रहा है जैसे पेपर से कोई वास्ता नहीं है। बाकी लोग क्या है, जैसे वो नहीं होता है कहीं प्रवचन चल रहा है साधु महात्मा का और आके बैठे हुए हैं सुन रहे हैं, अभी प्रसाद वसाद मिलेगा सबको, फिर घर लेके जाएंगे, उसे लड्डू मिलेगा। ऐसा क्यों है, सन्नाटा क्यों है? आप लोग इतनी बड़ी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, करंट अफेयर्स तो इम्पोर्टेंट है कि नहीं? क्या इससे मेंस में क्वेश्चन नहीं आ सकते हैं? आएंगे कि नहीं आएंगे? इलेक्टोरल बॉन्ड क्या है, मेंस में नहीं आएंगे कि नहीं आएंगे? पीटी में पूछ सकता है ना, कल स्टार्टिंग हुई, पूछ सकता है कि नहीं पूछ सकता है? बोलिए, कल स्टार्टिंग हुई 2017 में। क्या है, क्यों लाया गया इलेक्टोरल बॉन्ड? ऐसे ही क्या है ना कि किसी चीज को पढ़ने से पहले क्वेश्चन लगाइए उस पर, क्या है, क्यों लाया गया, क्या प्रभाव पड़ेगा, सकारात्मक नकारात्मक, ठीक है ना? तो कंप्लीट हो जाएगा कोई भी टॉपिक। अगर हम अफगानिस्तान में ही ला रहे हैं कि नई गवर्नमेंट आई यूएस की, तो क्यों ला रही है नई अफगानी की, तुर्की को क्यों शामिल कर रही है? तो उस पर क्वेश्चन मार्क लगाएंगे ना, तो सारे आंसर अपने आप निकलते जाएंगे। क्यों लाया गया बताइए? ये तो कब लाया गया, ठीक है, कब लाया गया आपने देखा, क्यों लाया गया? हाँ ठीक है, ट्रांसपेरेंसी के लिए, ब्लैक मनी के प्रभाव को कम करने के लिए, ठीक है ना? अभी क्या था, चंदा क्या है, कोई भी जाके दे सकता है चंदा, कि नहीं दे सकता है? तो इससे क्या होगा, कितनी भी अमाउंट आप दे दीजिए। हालांकि अब क्या है, इस समय वर्तमान में क्या है, 2000 रुपए से अधिक अगर आप चंदा देते हैं तो आपको चुनाव आयोग को बताना पड़ता है कि आपको किसने दिया, ठीक है ना? तो इलेक्टोरल बॉन्ड का क्या कॉन्सेप्ट है, ब्लैक मनी को रोकने के लिए, ठीक है ना? एसबीआई के माध्यम से क्यों किया गया? क्योंकि रिटर्न तो रहेगा ना हमारे पास कि हमने किसने दिया चंदा, क्या नहीं दिया। तो क्या है, इसको क्या है, एसबीआई के माध्यम से लाया गया, ठीक है ना? इसके माध्यम से, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के माध्यम से इलेक्टोरल बॉन्ड कोई भी व्यक्ति खरीद सकता है, 2 व्यक्ति मिलकर खरीद सकते हैं, कोई कंपनी भी खरीद सकती है, ठीक है ना? कितने बॉन्ड है, कितने रुपए के? 1000 है, 10,000 है, ठीक है ना? 1 लाख है, 10 लाख है और 1 करोड़ है, ठीक है ना? मैक्सिमम क्या है, 1 करोड़, मिनिमम क्या है, 1 करोड़। 1 2 3 4 5, ठीक है ना? 5 कैटेगरी में क्या है, कितने रुपए के बॉन्ड आप कहाँ करेंगे, एसबीआई से खरीदेंगे, ठीक है ना? और किसी भी क्या होगा, किसी भी पार्टी को आप फंडिंग कर सकते हैं, दान दे सकते हैं। अब देखिए डिस्प्यूट क्यों है, सुप्रीम कोर्ट में मैटर चल रहा है 17 से 30 में। तो इसमें नाम नहीं रखा जाता है, हाँ, नाम बताया नहीं जाता, नाम बता देंगे तो पता चल जाएगा ना, फिर तो मान लीजिए हम सत्ता में आए तो उसके विरुद्ध हम एक्शन ले लेंगे, नहीं ले लेंगे। हाँ, नाम नहीं बताया जाता, मतलब कोई भी व्यक्ति उस पर क्या होगा, एक जो बॉन्ड मतलब क्या होता है, पत्र टाइप का होता है ना, तो उस पर क्या होगा कि जैसे 1,000 का है तो हमने खरीदा एसबीआई से, हमने क्या किया, कंपनी में या किसी पार्टी के फंड में क्या किया, डोनेट कर दिया, ठीक है ना? लेकिन नाम हमारा नहीं रहेगा, कंपनी का भी नाम नहीं रहेगा। लेकिन एसबीआई के पास तो कुछ ना कुछ होगा ना। विवाद क्यों उत्पन्न हो रहा है, विवाद इसलिए उत्पन्न हो रहा है कि आप कह रहे हैं ट्रांसपेरेंसी आएगी, ठीक है ना, एसबीआई के माध्यम से लेने से। दूसरी तरफ आप नाम नहीं बता रहे हैं, ठीक है ना? आप नाम नहीं बताएं, कैसे हम जानेंगे किसने चंदा दिया? और फिर एक बात और भी तो प्रश्न उठता है, 2000 से ज़्यादा का नहीं, लेकिन अगर हम मान लीजिए 1 करोड़ को हम 1900 रुपये में कर दें, बहुत सारे लोगों का जाके खरीदें और 1900 रुपये में बांट दें चंदा, तो क्या होगा? ऐसा तो कर सकते हैं ना घोटाला भाई? ये तो कहा गया है ना कि 2000 से ज़्यादा का आपको बताना पड़ेगा चुनाव आयोग को, लेकिन अगर हम 1900 में कर दें 1 लाख रुपए को, कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं? इतने सारे लोग हैं तो ट्रांसपेरेंसी दिक्कत आएगी नहीं आएगी, ठीक है ना? तो ये मैटर क्या है, सुप्रीम कोर्ट में है, इससे ट्रांसपेरेंसी घटेगी। आप करें, हाँ बोलिए। सर ऐसा नहीं हो सकता, मतलब ये मेरा ओपिनियन है कि कैश में जब अगर ये हम तो थ्रू किसी डिजिटल चैनल के दे रहे हैं, लेकिन पहले तो अगर कैश में देते थे तो वो तो और ज़्यादा वेट था
हाँ, बिल्कुल सही है। प्लस सेकंड सर, अगर बिल्कुल सही है। डिस्क्लोजर अगर हम करेंगे तो ये हमारे राइट टू वोट, हमने किसको वोट दिया है, या हम हमारा पॉलिटिकल ओरिएंटेशन किसकी तरफ है, ये राइट टू प्राइवेसी को वाले नहीं करेगा। हाँ, बिल्कुल सही बात है। शायद हो सकता है। इसीलिए देखिए चुनाव सुधारों पर कई कमेटियाँ थी ना, उसमें कई एक रिपोर्ट ये भी थी कि क्या है कि सरकार फंडिंग करे। क्या करे? निर्वाचन जो होते हैं उसमें क्या है, सरकार फंडिंग करे, तो इससे ज़्यादा पारदर्शिता आएगी। जब सरकार करेगी पैसे तो सरकार के पास हिसाब रहेगा, ठीक है ना। तो ये डिस्प्यूट है। तो कहने का मतलब क्या है कि पेपर जब पढ़िए तो देख लीजिए कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मुझे यही दो लगे। एक हरियाणा का जो था 75% स्थानीय निवासियों के लिए, वो आर्टिकल किससे था? 16 से जुड़ा हुआ था कि नहीं जुड़ा हुआ था? डिस्प्यूट था कि नहीं था? जैसे आरक्षण का आपने बताया तो किससे जुड़ा हुआ है? 16(4) से है कि नहीं है? इंदिरा साहनी में कहा गया ना कि 50% ज़्यादा आरक्षण नहीं दिया सकता किसी भी कीमत पर। लेकिन क्या है, अभी क्या है, कई राज्यों में क्या है, 69% ज़्यादा चला गया, जैसे तमिलनाडु में। तो वो केसेस क्या है, सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। अब देखिए यहाँ से तीसरा भी प्रश्न बनता है, क्या सुप्रीम कोर्ट में क्या है, 65,000 से अधिक मामले क्या है, पेंडिंग चल रहे हैं, ठीक है ना। ये क्या दर्शाता है बताइए भाई? एक ही सुप्रीम कोर्ट है दिल्ली में, तो क्या होगा, रीजनल उसकी बेंच होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? तो ये भी प्रश्न उठता है ना कि क्षेत्रीय पीठें गठन होनी चाहिए। सर, इसमें सबसे बड़ा ड्रॉबैक दिया जा रहा है कि जो लोअर कोर्ट होते हैं वो अपना फंक्शन जो है वो एफिशिएंसी के साथ वर्क नहीं कर रहे, तभी इतना। भाई कैसे करेंगे, इतनी बड़ी जनसंख्या है, यूपी की जनसंख्या 20 करोड़ है, 21 करोड़ है कि नहीं है, और हाईकोर्ट क्या है, एक है, एक पीठ केवल लखनऊ में है। तो इसी से क्या है, ये तो सुप्रीम कोर्ट के आंकड़े हैं ना, 65,000 से अधिक मामले लंबित हैं। हाई कोर्टों में तो लाखों में होंगे, और लोअर कोर्ट की तो बात ही छोड़ दी है। अभी आपने पढ़ा कि नहीं कल परसों में, एक लोगों के ऊपर झूठा मुकदमा चला और वो 45-50 साल के बाद लौट के आए, पूरी उम्र उनकी ढल गई। तो क्या है, ये ड्रॉबैक है कि नहीं, लंबित मामले, तो इसको कैसे निपटाया जा सकता है? क्षेत्रीय रीजनल क्या है, इनको सुप्रीम कोर्ट की बेंच क्या है, मांग चल रही कि नहीं चल रही है, चेन्नई में करें या फिर भोपाल में करें या लखनऊ में करें, ठीक है ना। तो एक प्रश्न बनता है कि नहीं बनता है? तो लंबित मामले कैसे निपटाए जा सकते हैं? एक तो जो ग्राम न्यायालय का कॉन्सेप्ट है, कुछ मामले ऐसे होते हैं जो बेफजूल का लोग पहुंचा देते हैं, उसको स्थानीय स्तर पर निपटाया जा सकता है वार्ता से, तो इसमें ग्राम न्यायालय का कॉन्सेप्ट आया, ठीक है ना। हाँ, लोक अदालत का कॉन्सेप्ट है। तो इस तरह की चीज़ों को क्या बढ़ावा दिया जाना चाहिए, ठीक है ना। तो आपका प्रश्न बनता है कि नहीं बनता है? ये टोटल क्या हुआ, प्री मेंस आपका इंटरव्यू सब चलेगा, ठीक है ना। तो अब हम टॉपिक पे आते हैं अपने, ठीक है ना। तो मैं डेली 10 मिनट आपसे डिस्कस किया करूँगा एडिटोरियल्स पे, तो आप लोग कृपया पढ़ के आइए। एक ही लोग बता रहे हैं, बाकी लोग तो जैसे मौन धारण किए हुए हैं, ठीक है ना। तो मैं डेली 10 मिनट क्या है एडिटोरियल्स पे डिस्कशन करूँगा, चाहे वो अफगानिस्तान इशू था इलेक्ट्रॉन, और आप लोग भी इसको देख के आइए। बता दो, एक शीट आप लोगों के पास अपार्ट फ्रॉम योर अटेंडेंस शीट जा रही होगी, जिसमें जिन बच्चों ने अपने को रजिस्टर नहीं कराया है अपने स्टेट प्लेटफॉर्म पर, वो रजिस्टर करा लें अपना। कोई एक्सक्यूज नहीं चलेगा कि साइट नहीं चल रही है, नहीं चल रही है तो आप ये बात नहीं कराएंगे। एग्जाम हुआ, नहीं दे पाए, क्वेश्चन पेपर नहीं खुल रहा था, ठीक है, माता प्रॉब्लम है आपकी, जेन्युइन है, ये सही है, लेकिन ऐसा नहीं कि 2.5 लाख बच्चों ने एग्जाम कैसे दे दिया। रात में यहाँ गोरखपुर डिवीजन में 1318 बच्चे सिलेक्ट हुए हैं सिविल सर्विसेज में, आई मीन वो नहीं ये चल रहा है, वो बच्चे आएंगे आपको पुशअप कर देंगे, फिर हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होगा। अभी हमने सबको मौका दिया था, आपने रजिस्ट्रेशन किया है नहीं किया है, आप सेलेक्ट हुए हो नहीं हुए हो, आओ सब क्लास करें। लेकिन मेरे पास आप देख रहे हो स्पेस की भी कॉन्स्टेंट है, टाइम का कॉन्स्टेंट तो है ही। तो आप लोग प्लीज अपने को रजिस्टर कराइए, सबको पता है ना स्टेट प्लेटफॉर्म, आप bhuday.up.government.in इस पर अपने को रजिस्टर कराइए, एग्जामिनेशन की, ठीक है। ये 2 दिन के अंदर मंडे से फिर अलाउ नहीं करूँगा। थैंक यू। चलिए, समझ में आया ना। आपसे क्या होगा, डेली 10 मिनट क्या होगा, एडिटोरियल पे डिस्कशन होगा, ठीक है ना। आप लोग भी पढ़ के आइए सभी लोग, ठीक है। चलिए, कल हमने क्या देखा था, रिलीजन बोलिए। रिलीजन देखा था सर, वैदिक पीरियड।
ये देखा था ना। यस सर। लेकिन कल क्या था कि कल की क्लास एकदम बहुत तेजी में चली, वो ना मैं अच्छे से बता पाया ना आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है ना। तो अब हम तेजी से क्या है कंटिन्यूटी और चेंजेस केवल लिखेंगे, पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक और रीजन, ठीक है। तेजी से केवल पॉइंट लिखूंगा और आपको समझाऊंगा, ठीक है ना। ये तो आप लोग को पता ही है, ऋग्वेदिक और वैदिक और लेटर वैदिक है। इसका क्या था? 1500 से 1000 और ये हमको क्या देखना है, पॉलिटिकल कंडीशन देखना है। तो क्या ऋग्वेदिक में थी, क्या उत्तर वैदिक में, क्या कंटिन्यूटी है और क्या चेंजेस है, ठीक है ना। तो एक एक करके देखते हैं। पॉलिटिकल केवल पॉइंट देखेंगे और कंटिन्यूटी और चेंजेस देखेंगे। चलिए बताइए शासक, बताइए। आज के अर्थों में राजा नहीं था, जैसा कि मौर्य काल गुप्त काल में राजा होते थे, उस तरह के राजा नहीं थे। ये क्या थे, एक कबीले के शासक थे, इसलिए इनको क्या कहा गया, जनस्य गोपाल, ठीक है ना। अब जब एक कबीले के शासक थे तो क्या होगा, इनके दो ही कार्य होंगे ना, एक तो रक्षा करना, क्लियर। आप बताइए। स्थायी सेना नहीं थी। स्थायी सेना तो थी नहीं इनके पास, कबीले के लोगों से ही युद्ध किया, मिल